Hi everyone. So last class we did for two topics which was concept of business and then future of business. What we are going to do start is comparison between business, profession and education. Sorry, employment, right? तो पहले मैं आपको वो रिवाइज करा देती हूँ जो अब तक हम पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस में हमने देखा था कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि प्रोडक्शन, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाता है टू अर्न द प्रॉफिट। कैसे? ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने पे। ठीक है। फिर उसके बाद हमने फीचर्स देखे थे। फीचर में देखा था कि जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से करते हैं। एक्टिविटी स्मॉल स्केल पे भी हो सकती है, इंडिविजुअल स्केल पे भी हो सकती है, जैसे कि हमने वो डीएलएफ का देखा था एग्जाम्पल और एक स्मॉल शॉपकीपर का देखा था। ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हमने वही आलू को ग्रो करना या फिर प्रोक्योर करना चिप्स बनाने के लिए, इसका एग्जाम्पल देखा था। फिर उसके बाद है सेल और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज में हमने देखा था वही तीन पिक्स देखी थी हमने कि छोटा मोटा सामान खरीद लिया मैंने, या फिर घर खरीद लिया, या फिर मैंने ब्यूटी सर्विसेज ले ली। ठीक है। फिर उसके बाद डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। यहाँ पे हमने देखा था या तो मैंने घर का टीवी बेच दिया, वो बिजनेस नहीं था, लेकिन जेठालाल इतना सारा फोन लेके घूम रहा था बेचने के लिए। ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग में हमने क्या देखा था कि मेरा जो रेवेन्यू है वो 35 रुपीज़ का है एंड जो मेरी कॉस्ट थी गुड्स को बनाने की वो 15 रुपीज़ की थी। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया था। देन उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। यहाँ पे हमने वो ग्राफ देखा था कि स्टार्टिंग में मुझे कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है और रेवेन्यू कम हो सकता है, या फिर और उसके बाद एक्सपीरियंस होते होते हो सकता है कि ना तो मुझे लॉस हो ना प्रॉफिट, और ज़्यादा एक्सपीरियंस होते होते क्या पता मैं प्रॉफिट में आ जाऊँ। ठीक है। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी थी। फिर उसके बाद था एलिमेंट ऑफ रिस्क। एलिमेंट ऑफ रिस्क में हमने देखा था कि जैसे गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, या फिर लेबर स्ट्राइक हो गई, फायर लग गई, चोरी हो गई, लेकिन हमने इंश्योरेंस नहीं लिया था, मार्केट में कंपटीशन आ गया, ये चीज़ें हमने देखी थी। और साथ ही मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जो पहले चार फीचर्स है वो तुम डेफिनेशन से निकाल सकते हो। कैसे? पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर उसके बाद प्रोडक्शन एंड सेल्स यानी प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, फिर उसके बाद और रेगुलर बेसिस। हमने उसके बाद ये देखा था कि जो हमारे फीचर्स हैं मैं उसको डेफिनेशन से भी निकाल सकती हूँ। तो इसमें हमने देखा था पहला कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, देन उसके बाद प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी देखा था। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर कॉन्सेप्ट से निकाला था रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज। ठीक है, रेगुलर इंगेजमेंट। और उसके बाद हमने देखा था अर्निंग मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, अदर जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं जैसे कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और एलिमेंट ऑफ रिस्क, ये हमारा पिछला रिवाइज हो चुका है। ठीक है। अब आज हमें क्या पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पीपीटी से समझना, जैसे कि हम हर एक वीडियो में करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक विमन है, उसको एक आइडिया आता है। उसको आइडिया ये आता है कि मुझे कपड़े बेचने हैं, कपड़े बेचने का बिजनेस करना है। ठीक है। तो उसने अब ये सोचा कि जो मुझे एक गारमेंट बेचना है, क्लॉथ्स बेचने हैं, वो एक स्मॉल शॉप के थ्रू बेचने हैं या फिर डायरेक्टली एक शोरूम ही खोलना है। तो अब दोनों आइडियाज में क्या होगा, एक में पैसे कम लगेंगे, एक में थोड़े ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलता है कि मेरी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है इट विल डिपेंड ऑन माई नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है। फिर उसके बाद अब मैंने बिजनेस खोल लिया, जो मैं कपड़े बेचूंगी उसको मैं फैशनेबल लैंग्वेज में क्या बोलती हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज। अब मैं गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने लग जाऊंगी, दैट इज प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। फिर अब बेचने से हो सकता है मुझे लॉस भी हो सकता है प्रॉफिट भी हो, या हो सकता है मुझे लॉस प्रॉफिट हो ही ना। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि जो मैंने प्रॉफिट कमाया, मेरा बिजनेस इतना अच्छा चल गया कि सामने वाले को मैंने उस बिजनेस को ट्रांसफर कर दिया फॉर मनी। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे तुम देख सकते हो अभी ट्रांसफर डील। तो इससे हमें ये समझ आया कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप था जब उसको आइडिया आया। देन आइडिया को उसने एग्जीक्यूट करना सोचा स्मॉल या लार्ज बिजनेस में, जिसके लिए क्या लगती है, कैपिटल लगती है, मनी लगती है।
उसके बाद उसने गुड्स एंड सर्विसेज बेचना स्टार्ट किया। फिर उसको बेचते हुए थोड़ा सा आइडिया लगने लगा, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न थोड़ा सा दूर होने लग गया। फिर उसके बाद उसका बिजनेस इतना अच्छा चल गया कि उसने ट्रांसफर करने की सोचा बिजनेस को, अच्छे पैसे में। ठीक है, अब इस चीज को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जैसे एंटरप्रेन्योर डिसीजंस एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज, यानी कि जो बिजनेस है वो कैसे बनता है मेरा। पहले आइडिया का जनरेशन होता है, आइडिया आता है, और उस आइडिया के बाद मुझे शायद लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ सकती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट, स्टैम्प, रजिस्ट्रेशन, ये सब। ठीक है, वैसे आगे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद है नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क जैसे मैंने तुम्हें बताया था गुड्स बेचोगी, और मैंने उसमें तुम्हें कीवर्ड भी अभी बताया, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या था कि एक बिजनेसमैन को इतनी ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती है अगर उसके पास माइंड है, मनी मेकिंग माइंड है। ठीक है, यू शुड हैव स्किल, यू शुड हैव टैलेंट, you should have experience. It doesn't matter you are studying, you have studied, you are educated. No, you are educated, it is advantageous, right? लेकिन आपके अंदर स्किल भी होनी चाहिए पैसे कमाने की। ठीक है, लोगों को कन्विंस करने की कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, और ये रियलिटी है, मैं बुक का ज्ञान नहीं दे रही तुम्हें। इसमें तुम्हारे पास कम्युनिकेशन भी होनी चाहिए। तुम पढ़े लिख के कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें बोलना ही नहीं आता, तुम क्या करोगे। कम्युनिकेशन स्किल सेट, कंप्यूटर तुम्हें चलाना आना चाहिए, जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो उसकी बेसिक्स, नीट बेसिक स्किल्स तो तुम्हें होनी चाहिए एटलीस्ट। फिर उसके बाद है, इसमें हम लिखेंगे नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी, यानी ऐसा नहीं है कि तुम्हें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यू शुड हैव एक्सपीरियंस। फिर इसके बाद है रिवार्ड और रिटर्न। रिवॉर्ड और रिटर्न में क्या था, प्रॉफिट अर्न। ठीक है, और इसके बाद है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में मैंने तुम्हें बताया था कि जो कैपिटल है वो डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो वही सेम चीजें चल रही है जो कि मैंने पीपीटी में तुम्हें बताया था, और मैंने वहां पे तुम्हें कीवर्ड्स भी बताया था। फिर उसके बाद है रिस्क। रिस्क में भी मैंने तुम्हें बताया था, हो सकता है मुझे प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो। तो प्रॉफिट आर अनसर्टेन एंड इरेगुलर। इरेगुलर मतलब हो सकता है मेरे कस्टमर ऐसे थे, उनकी बार्गेनिंग पावर काफ़ी अच्छी थी, तो उन्होंने नो लॉस नो प्रॉफिट वाली सिचुएशन पे ला के खड़ा कर दिया, जहाँ पे मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, और मेरा जो सामान था 20 रुपये में बना था और मुझे 20 रुपये में ही बेचना पड़ा। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, ट्रांसफर पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज, यानी मैंने एग्रीमेंट कर लिया फॉर सेल ऑफ द बिजनेस। फिर उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब कि कोई ऐसी रेगुलेटरी बॉडी है, या कोई गवर्नमेंट है, या कोई और है जो कि मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है मेरे बिजनेस को चलाने के लिए। तो एज सच अगर कोई जैसे शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर के लिए कोई अलग से लॉ थोड़ी बनाए कि इस शॉपकीपर की दुकान ऐसी होनी चाहिए, उसका नेम इस तरीके से दिखना चाहिए, बोर्ड ऐसा होना चाहिए, ये एड्रेस होगा, ये चीज़ें ऐसे होगी, ये सामान इधर रखा जाएगा, इस लोकेशन पे होगा। ऐसा कोई सेट फॉर्मेटेड रूल्स नहीं बनाए गए हैं बिजनेस के लिए। ठीक है, तो नो कोड ऑफ कंडक्ट इज प्रिस्क्राइब। फिर उसके बाद एग्जाम्पल जैसे शॉप हो गई, फैक्ट्री हो गई। वैसे जो हमारी फैक्ट्री है उस पर लेबर लॉज लगते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोफेशन। अब प्रोफेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं। पहले तुम ये बताओ कि बिजनेस तुम्हें अच्छे से समझ आ गया, प्रोफेशन को देखते हैं अब। प्रोफेशन में हमारे जोली मिश्रा आ चुके हैं, तुम्हें समझाएंगे कि प्रोफेशन क्या होता है। ठीक है, तो प्रोफेशन तुमने सुना होगा, डॉक्टर होते हैं, लॉयर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, इंजीनियर होते हैं। तो इनकी एक गवर्निंग बॉडी है, जैसे कि जो लॉयर है, जैसा हमने एग्जाम्पल में लिया लॉयर। लॉयर की जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। और आपके पास इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जैसे कि एलएलबी, राइट, लॉयर बनने के लिए। तो सबसे पहले इसको अ, कौन सर्टिफिकेट देता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया देती है, सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया, और मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है, जैसे कि एलएलबी करना, ग्रेजुएशन करना। ठीक है, फिर उसके बाद रिवॉर्ड में इन्हें क्या मिलता है, अगर हम किसी लॉयर के पास जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि इतनी फीस लगेगी, हियरिंग फीस लगेगी, पर हियरिंग चार्जेस लगेंगे। ठीक है, ऐसा पड़ा था। अब यहाँ पे
जो लॉयर है क्या उसको एक बड़ा सा बिल्डिंग चाहिए अपना काम चलाने के लिए? नहीं, बस उसको एक छोटा सा रूम चाहिए, उसमें टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, लैपटॉप रख सके जिसमें अपना, बस। तो इसमें लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है? फिर उसके बाद अब इसकी जो रिटर्न है वो सर्टेन ही है एक तरीके से, क्योंकि उसके पास लोग आएँगे और वो पर हियरिंग चार्ज करेगा, ठीक है? वो एक बात अलग है कि मतलब किसी के लिए उसने केस लड़ लिया और फिर वो लोग भाग गए जीत के, उन्होंने पैसे नहीं दिए, वो साइड टॉपिक है, ठीक है? और वैसे भी लॉयर पहले ही लेके रख लेते हैं फीस। फिर उसके बाद है जो उन्हें सीओपी मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। भाई अगर मुझे डिग्री मिली है, मेरे नाम पे मिली है, तो मैं पैसे लेके किसी और को अपनी डिग्री नहीं कर सकती ना ट्रांसफर। मेरा नाम उसका नाम थोड़ी बन जाएगा। ठीक है? तो ये मेरा हो गया प्रोफेशन। अब इसी चीज को हम बुक से पढ़ते हैं। प्रोफेशन में मेरे पास क्या है? मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था। तो मेंबरशिप किसकी? लॉयर के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है? फिर उसके बाद नेचर ऑफ वर्क कैसा है? पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज है, यानी लॉयर क्या करेगा? खुद जाके केस लड़ेगा ना। ठीक है? ऐसे तो है नहीं वो मोबाइल में अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर देगा और उसी को जाके जज के सामने सुना देंगे, ऐसे तो नहीं है ना। पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड सर्विसेज है। ठीक है? फिर उसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन चाहिए उसे, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद है रिवॉर्ड और रिटर्न। इसमें क्या आएगा? प्रोफेशनल फीस, जैसे मैंने पर हियरिंग फीस का तुम्हें एग्जांपल दिया इन केस ऑफ लॉयर। और उसके बाद है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में अभी मैंने बताया कि जो उसे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, तो लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है? फिर उसके बाद है रिस्क। अब इसमें जो रिस्क है वो बहुत कम होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें वो साइड टॉपिक बताया था कि वो सुन के चले गए, भाग गए और फीस नहीं दी। ठीक है? वो एक अलग चीज़ है। बाय द वे उसकी जो फीस है वो रेगुलर ही होती है। फिर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मेंबरशिप एक अथॉराइज्ड बॉडी देती है। ठीक है? फिर उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट तो लॉयर के ऊपर किसका चलेगा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चलेगा। ठीक है? एग्जाम्पल कैसे हो गया? लीगल, मेडिकल प्रोफेशन एंड देन चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बट ये मतलब जिसको बोलते हैं ना, ये तुम्हारे बुक में लिखे हुए हैं, अगर ये लिखोगे तो नंबर अच्छे से मिलेंगे, दूसरा भी लिखोगे तो नंबर डिडक्ट नहीं होंगे, बट अगर बुक से मैच हो रहा है तो क्या हर्ज है। ठीक है? तो ये हमारा हो गया बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी चिंता मत करो, तुम्हें कंपैरिजन में भी एक बार दोबारा से रिवाइज कराऊंगी। पहले मैं मीनिंग बताने की फॉर्म में बताना चाहती हूँ, ठीक है? कि मीनिंग समझ आ जाए, फिर हम कंपैरेटिव भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि तुम्हें कॉपी में एग्जाम में कैसे लिखना है, अगर आता है तो ये क्वेश्चन। तो उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आ जाओ, चलते हैं हमारे दोस्त के पास। बेचारे को निकाला जा रहा है उसकी कंपनी से बैक किक देके, सो सैड। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? हमने देखा था बिजनेस में तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती नहीं है। प्रोफेशन में तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन विद एक्सपर्टाइज विद ट्रेनिंग होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ ऐसा है, आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे इसको सर्टिफिकेट मिल गया और फिर जॉब ऑफर मिला, जॉब ऑफर के बाद उसको कंपनी में काम करने का मौका मिला, देन कंपनी में काम किया उसने 1 महीने, फिर उसकी सैलरी बैंक में क्रेडिट हो गई। और उसके बाद ये जो सैलरी का मामला है वो हर महीने ऐसे चलता रहा। अब भी 20,000 मिल रही है, फिर दोबारा से 20,000 मिल रही है, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, और हो सकता है 1 साल पूरा होने के बाद उसका प्रमोशन हो गया, उसको 30,000 मिल गई। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क नहीं होता है, बस रिस्क किस चीज़ का है? किक आउट। ठीक है? तो यहाँ से पढ़ते हैं मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट, जैसे कि यहाँ पे क्या था? जॉब ऑफर लेटर। ठीक है? फिर उसके बाद है नेचर ऑफ वर्क, परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। भाई मेरे बॉस ने बोला था तुम्हें जाके ना लड्डू बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, क्या मैं लड्डू बनाऊंगी वहां पे जाके? नहीं। मैंने तो भाई अपना एक्सेल वर्कशीट, डैशबोर्ड, रिवेन्यू एनालिसिस, इन सब का काम
के लिए मैंने एग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया था, तो जैसा मेरा बॉस एज पर मुझे एग्रीमेंट एज पर कॉन्ट्रैक्ट बोलेगा, वो सर्विसेज मैं उसको दे के आने वाली हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज prescribed बाय द एम्प्लॉयर। तो क्वालिफिकेशन तो वही पढ़ाई हो गई, ठीक है। और ट्रेनिंग जैसे कि तुम्हें एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, पावर बीआई आना चाहिए। आजकल वैसे पावर बीआई, सैप, ओरेकल ये सब चलता है, तुम कभी सर्च करके देखना। और जैसे तुम्हारी 12th कंप्लीट हो जाए तो आई विल सजेस्ट यू कि एक्सेल बिल्कुल अच्छे से सीखना विद इंटीग्रेशन ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है। और अगर हो सके तो पावर बीआई भी सीख लेना, लेकिन उससे पहले एक्सेल आना ज़रूरी है, तभी पावर बीआई कर पाओगे। और आजकल टैली वैली का कोई रेलिवेंस नहीं रहा है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज होती है उनके इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होते हैं, या फिर वो यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है, जैसे कि सैप हो गया, ओरेकल हो गया। इसके बारे में मैं तुम्हें ज़्यादा जानकारी तो नहीं दे सकती, लेकिन यस यू कैन गूगल इट। ठीक है। तो उसके बाद है रिवार्ड। रिवार्ड में सैलरी और वेजेस वर्कर्स के लिए, सैलरी ऑफिस एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या एम्प्लॉय को अपनी नौकरी ढूंढनी है खुद ही, और फिर खुद ही इमारत बनाएगा, फिर उसमें खुद ही काम करेगा? नहीं, उसको एम्प्लॉयर के लिए उसकी बिल्डिंग में, उसकी कंपनी में जाके काम करना है। ठीक है। फिर रिस्क क्या है? फिक्स्ड एंड रेगुलर इनकम मिलती है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता, और होता है तो बहुत कम होता है, या फिर डायरेक्ट किक आउट। ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो सकता, क्यों? भाई मैं नौकरी कर रही थी, मुझे एयरटेल में एज सी इंडस्ट्रियल ट्रेनी रखा गया था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब मैं मेरे बदले किसी दूसरे फ्रेंड को तो नहीं भेजूंगी, जा तू जाके काम कर ले, मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर उसके बाद है कोड ऑफ कंडक्ट। यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? जो कंपनी की पॉलिसीज होगी, जिसमें जाके मैं काम कर रही होगी, उसकी पॉलिसीज मेरे ऊपर प्रिवेल करेगी, मुझे उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। तो नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर laid down by the employer are to be followed। ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया जॉब इन बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एमएनसीज। ठीक है। तो ये हमारा मीनिंग के पर्सपेक्टिव से हो चुका है टॉपिक। अब कंपैरिजन हम दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है। जहां तक तुम्हें समझ आ गया, आई होप आ ही गया होगा। नहीं आया हो तो तुम बता देना। ठीक है। अब थोड़ा इसको हम कंपैरिजन के पॉइंट व्यू से पढ़ते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है। तो अब आई थिंक मीनिंग में तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। अब थोड़ा कंपैरिजन के व्यू में पढ़ते हैं। सबसे पहले मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ पे मुझे आइडिया आएगा, यानी एंटरप्रेन्योर को आइडिया आएगा एंड वो डिसीजन लेगा, और फिर लीगल फॉर्मेलिटीज करेगा। बिजनेस में, प्रोफेशन में क्या होगा? एक मेंबरशिप चाहिए होगी, और एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए होगा। एम्प्लॉयमेंट में अपॉइंटमेंट लेटर, यहाँ आइडिया, यहाँ मेंबरशिप, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है। ये क्या है? मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। फिर उसके बाद नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क में क्या होगा? बिजनेस में मैं गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल करूंगी पब्लिक के लिए। प्रोफेशन में मैं आपकी पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज देने वाली हूँ। ठीक है। जैसे हमने लॉयर के केस में देखा था। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में मैं वो वर्क परफॉर्म करूंगी जो कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा, एम्प्लॉयर के साथ जो मैंने अग्री किया है। क्वालिफिकेशन में क्या है? बिजनेस में नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन भी चाहिए, एक्सपर्टीज भी चाहिए, एंड ट्रेनिंग भी चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग चाहिए, बट यहाँ पे क्या था? एज prescribed बाय प्रोफेशनल बॉडी। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एज prescribed बाय द एम्प्लॉयर। इसलिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। क्वालिफिकेशन यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए, एक्सपर्टीज यहाँ भी चाहिए, और यहाँ भी चाहिए, ट्रेनिंग भी यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसके हिसाब से? प्रोफेशनल बॉडी के हिसाब से, जो कि मुझे सर्टिफिकेट देने वाली है, और यहाँ पे एम्प्लॉयर के हिसाब से। ठीक है। रिवार्ड एंड रिटर्न्स में क्या होगा? यहाँ पे मेरे पास प्रॉफिट का मोटिव रहेगा, क्यों? क्योंकि मैं ही गुड्स को बना रही हूँ, मेरी जो कॉस्ट लग रही है उससे थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके मैं कस्टमर से वसूलने वाली हूँ, तो वो जो मार्जिन है वो मेरा प्रॉफिट था। और यहाँ पे प्रोफेशनल फीस,
जैसे डॉक्टर अपनी दवाइयाँ लेने से पहले कंसल्टेंसी फीस चार्ज करते हैं, दवाई की अलग देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं पेशेंट को, ठीक है? और यहाँ पे सैलरी और वेजेस एम्प्लॉयमेंट के केस में। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के केस में हमने देखा था भाई तुम्हें स्मॉल बिजनेस खोलना है तो कम कैपिटल लगेगी, लार्ज बिजनेस खोलना है तो ज़्यादा लगेगी। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एज पर साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस। और यहाँ पे प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल नीडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट, एक छोटा सा रूम, एक चेयर, एक टेबल, एक थोड़ा छोटा सा सोफा। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में नो कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्या मैं कंपनी में अपने घर की चेयर उठा के लेके जाने वाली हूँ काम करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो मुझे लैपटॉप तक भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, काम करने के लिए। और वो कोई ऐसा वैसा लैपटॉप नहीं होता, वो हाई सिक्योरिटी वाला लैपटॉप होता है, उसमें तुम अपने पर्सनल काम नहीं कर सकते। ये तुम्हें प्रैक्टिकली पता चलेगा जब तुम जाओगे एमएनसीज में, जैसे कि मैं एयरटेल में गई थी, ठीक है। उसके बाद है रिस्क। रिस्क में क्या था, यहाँ प्रॉफिट है बट अनसर्टेन है एंड इरेगुलर है। यहाँ पर फीस मिलेगी जो कि रेगुलर है, और थोड़ा सा रिस्क है, जैसे पार्टी का डिफॉल्ट, काउंटर पार्टी डिफॉल्ट बोलते हैं हम इसको, ठीक है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में फिक्स्ड एंड रेगुलर पे है, और लिटिल रिस्क है, जैसे कि फैक्ट्री बंद हो रही है या फिर एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है, ठीक है। इसको हम प्रॉपर वे में डाइवेस्टमेंट बोलते हैं। जो मैं ये वर्ड्स एडिशनल बोलती हूँ ना तुमको, ये या तो तुम कहीं लिख लिया करो या फिर ध्यान रखा करो, ये आगे भी आने वाली है चीजें, ठीक है। तो लाइटली मत लेना। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट में हमने देखा था बिजनेस को सेल भी किया जा सकता है। प्रोफेशन में सीओपी को तो तुम नहीं कर सकते ट्रांसफर, और एम्प्लॉयमेंट में अपने कॉन्ट्रैक्ट को भी नहीं कर सकते ट्रांसफर, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट बिजनेस के लिए कोई एज लॉ नहीं था। और प्रोफेशन में जो भी अथॉरिटी तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन माननी है किसकी? एम्प्लॉयर की। नॉर्म्स का मतलब रूल्स। और एग्जाम्पल वही यहाँ पे बिजनेस में शॉप या फैक्ट्री थी, और प्रोफेशन में लीगल लॉयर हो गया, मेडिकल प्रोफेशन हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो गया। और फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जैसे बैंक में जॉब करना, या फिर इंश्योरेंस कंपनी में, या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो होप तुम्हें यहाँ तक समझ आया होगा। अब एग्जाम में कैसे लिखना है, अब ऐसा तो है नहीं कि तुम हर एक डब्बा याद करने वाले हो, नहीं करने वाले। तुम्हें बस देखो, याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये है। अब तुम्हें नंबर किस चीज़ के मिलेंगे? पहले तो ऐसा होता था कि यार हमारे टाइम पे कि हम बस ये बेसिक बेसिक अच्छे से लिख देते थे, अंदर कुछ भी खिचड़ी पका के आ जाते थे पॉइंट्स के। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तुम्हारे कीवर्ड्स देखे जाते हैं। पहले तुम्हें बेसिक्स याद होना चाहिए कि यहाँ पे अच्छा एस्टैब्लिशमेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है, देन नेचर है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन है, फिर उसके बाद रिवार्ड है, फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फिर रिस्क है। अब ये याद कैसे रखा जाए? ये याद रखने का तरीका मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था कि ये स्टेप बाय स्टेप चलोगे, अच्छे से कहानी को समझोगे ना। देखो, हमें ना बुक में लिखे हुए शब्द याद नहीं होते हैं, लेकिन वही चीज़ अगर हम कहानी से देखते हैं, फ़िल्म से देखते हैं, तुमने भी वही फ़िल्म देखी होगी, 2-3 बार देखी होगी, तो तुम्हें डायलॉग तक याद हो जाते हैं। तो मैं भी बिज़नेस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा रही हूँ, बुक से, मतलब बुक से तो पढ़ाती ही हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें थोड़ी कहानियाँ बताती हूँ, ताकि कि तुम्हारे माइंड में एक मैप बन जाए, अच्छा ये चीज़ इस तरीके से हो रही है, और उसी चीज़ को तुम बुक से इंटरलिंक कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे इस फ्लो में अगर तुम जाओगे कि आइडिया आया, तो यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, और फिर उसके बाद स्मॉल और लार्ज बिज़नेस, यहाँ पे हमने देखा था नेचर ऑफ, यहाँ पे हमने देखा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे गुड्स एंड सर्विसेज दी थी, तो यहाँ पे नेचर ऑफ वर्क हो गया, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गई। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, अगर मैं इनको बेचती हूँ तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, तो यहाँ पे हमने देखा था रिवॉर्ड और रिटर्न, ठीक है। फिर उसके बाद हमने रिस्क की बात की थी कि यहाँ पे रिस्क हमने वैसे इस पीपीटी में मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, फिर बहुत ज़्यादा होच पहुँच जाती, तो जैसे फायर, लेबर स्ट्राइक आउट, वो सब, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे तुम्हें सेल दिखाया, तो इन चीज़ों से तुम इनको याद कर सकते हो, तो इसको स्किप मत करना, ठीक है। और वैसे मैं ये पीपीटी तो तुम्हें नहीं दूंगी, तुम वापस वापस देख लेना इस चीज़ों को, मैं सिर्फ बुक और नोट्स अवेल करा दूंगी, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिया था। फिर कोड ऑफ कंडक्ट में मैंने बताया ही था कि जैसे लॉयर के केस में बार काउंसिल वगैरह, तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, और ये जैसे याद हो गई फिर तो एक याद होते के साथ तुम दूसरे भी लिख सकते हो। बस कीवर्ड थोड़ी याद रखना, एंटरप्रेन्योर डिसीजन है, यहाँ पे मेंबरशिप है, यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर है,
ठीक है। और यहाँ पे प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विसेज है। और यहाँ पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है। फिर यहाँ पे नो मिनिमम क्वालिफिकेशन, यहाँ पे क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज ज़रूरी है लेकिन प्रोफेशनल बॉडी के हिसाब से, और यहाँ पे एम्प्लॉयर के हिसाब से। ठीक है। यहाँ प्रॉफिट मोटिव है, यहाँ पे प्रोफेशनल फीस मिलेगी, यहाँ सैलरी मिलेगी। इस तरीके से तुम्हें करना है। ठीक है। एक बार तो दो बार तो तुम्हें इसको पढ़ना ही पड़ेगा पूरी टेबल को, और जैसे जैसे रिवाइज करते जाओगे तो तुम सिर्फ बेसिक बेसिक भी देख लो ना, तुम गारंटी है ये तीनों अपने आप लिख दोगे, और वो भी एग्जैक्ट मैचिंग कीवर्ड्स के साथ। तो आज के लिए इतना बहुत है। अब तुम्हें फ्लो चार्ट में दिखा देती हूँ कि हम कहाँ गए। हमने आज तक जितना भी पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बेसिक्स पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट, फीचर एंड कंपैरिजन पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो से हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स से रिलेटेड देखने वाले हैं। और आई थिंक सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें इंडस्ट्री क्या होती है इसका मतलब बताने वाली हूँ। फिर उसके जो सब ग्रुप है वो उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो स्टे कनेक्टेड एंड हैव फन।